But at the moment with us, we've got our old friend, Mr. Sanjay Thakur with us. The ever smiling Sanjay Thakur साहब, जिनके चेहरे से कभी मुस्कान हटती नहीं है. संजय ठाकुर साहब नमस्कार. नमस्कार सर. जय सिया राम, जय सिया राम. जय सिया राम. जय सिया राम सर. तो संजय ठाकुर साहब, नारायण राणे साहब ने बड़ा जबरदस्त उत्तर दे दिया. जो लोग कह रहे थे कि भाई अधूरा मंदिर है, ये है, वो है, शंकराचार्य खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जितने भी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इशारा शंकराचार्य की तरफ था कि भैया आपने इतने सालों क्या किया, आज नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर बन गया, तो अब आप क्यों कह रहे हैं कि इसको देर में करो, ये करो, वो करो. संजय ठाकुर साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं तो राणे साहब के साथ हूं, मैं राणे साहब के साथ हूं जी. नहीं, सवाल साथ में होने का नहीं है, लेकिन जब कोई सच बात कही जाती है जी तो उसको उतना प्रतिसाद मिलना भी चाहिए. मिलना चाहिए. नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आज ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. पूरा संसार जानता है, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना खून पसीना एक किया है. नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हैं. नरेंद्र मोदी जी सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं. नरेंद्र मोदी जी जब कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तब अपनी जान की बाजी लगा के अगर लाल चौक पे तिरंगा फहराने जाते हैं. नरेंद्र मोदी जी की भूमिका पूरे इस एपिसोड में क्या है, ये सब किसी से छुपा नहीं है. अब इस देश में अगर एक अच्छा काम हो रहा है, 550 साल की लड़ाई के बाद अगर कोई एक अच्छी चीज हो रही है सनातन और सनातनियों के लिए, तो बजाय उसमें सहभागी बनने के हर तरफ से जो कोने कोने से कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, नारायण राणे जी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं. बताइए, एक तरफ देश आनंदमय है, एक तरफ देश झूम रहा है कि राम भगवान राम लला अपनी जन्मस्थली पे विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, देश को तोड़ने वाले लोग, देश का बंटवारा करने वाले लोग, सिर्फ अपीजमेंट और जाति की राजनीति करने वाले लोग भारत छोड़ो यात्रा लेके निकल रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ लोगों का ध्यान यहाँ से हटाया जाए. तो इस तरह के कुत्सित प्रयास बहुत तरफ से हो रहे हैं, और नारायण राणे जी उन्हीं लोगों की तरफ इंगित करके उसमें जो कोई भी इसका विरोध कर रहे हैं, उनके सबके खिलाफ उनकी इस टिप्पणी को लिया जा सकता है. लेकिन विरोध का कुछ मायने रखता है क्या? अभी कौन विरोध कर रहा है? कोई पब्लिकली तो विरोध कर नहीं सकता है. सीधी सादी बात है, अंदर किसी के मन में क्या है कौन सोच सकता है. आज की तारीख में तो हमारे जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं वो कहते हैं यार हम भी मनाएंगे, हम भी दिया जलाएंगे. जितने भी सूफी दरगाहें पूरे देश में, वहां पर हुक्म आ गया है, एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि भाई आप सब लोग दिया जलाएंगे यहाँ पे जनवरी 22 को. तो क्यों, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. डोंट दे अंडरस्टैंड दिस मच? संजय ठाकुर साहब, यू बीन अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन. के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि आज पूरा देश जो है वो बिल्कुल समर्थन कर रहा है राम मंदिर का? बोलिए सर. बिल्कुल बजाज साहब, और मैं पहले भी इस विषय पे हमारी आपसे गंभीर चर्चा हुई है जी. और मैं यही कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को ही दिया जाना चाहिए, जाता है, क्योंकि उन पे कितने भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस देश में हर वर्ग को, हर मजहब को, हर वर्ग के व्यक्ति को, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को, मत मजहब के लोगों को जोड़ के जो उनका नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें अंतर नहीं थे ये सारी चीजें. और ये उनकी लीडरशिप का कमाल है, और उनकी अपनी रीच, जो विभिन्न धर्मों के मुखिया हैं और धर्म के दूसरे लोग हैं, उन लोगों के प्रति जो कंफर्टेबल विश्वास जागृत कराने में कामयाब होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनकी लीडरशिप में देश के हर मत मजहब के लोगों को ये विश्वास हो चला है कि ये देश की तरक्की का काम करना चाहते हैं, ये देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये देश की आर्थिक नीतियों को बढ़ाकर देश की आर्थिक मजबूती करना चाहते हैं, और इनका संकल्प 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देना, और संभवतः विकसित राष्ट्र होते होते आज जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वो इकोनॉमी हमारी $18-20 ट्रिलियन पे पहुंच जाए, ऐसी कल्पना शक्ति से काम करने वाले नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है. इस बात को इस देश के नेताओं को समझना चाहिए. ठाकुर साहब, आज संजय ठाकुर जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ट्राइबल्स को 1 लाख घर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 1 लाख घर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 1 लाख हाउसेस फॉर ट्राइबल्स,
और कहा कि मेरे पूरे 10 साल गरीब वंचित वनवासी के सेवा में चला गया। 10 years has been devoted to गरीब वंचित वनवास। That is what Prime Minister Modi says. And आज जो 1 लाख घर बेनिफिशियरीज, गरीब से गरीब तबके के ट्राइबल आदिवासियों को 1 लाख घर पहले इंस्टॉलमेंट में उन्होंने दे दिया। मगर राहुल गांधी कांग्रेस का जननायक मणिपुर से जिस प्रकार से बस चलाकर कह रहे हैं कि 10 साल शोषण काल है, 10 साल शोषण काल है। न्याय के लिए कंप्लीट कांग्रेस और राहुल गांधी का एक जबरदस्त जुलूस चलाया, राइट फ्रॉम मणिपुर टू मुंबई, और न्याय का हक मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या इनका न्याय यात्रा से सत्ता पलटेगा, जिस प्रकार से खड़गे साहब, राहुल गांधी सब कह रहे? ठाकुर साहब देखिए, पिछली बार भी इन्होंने न्याय यात्रा की थी और लगभग 3500 किलो 3500 किलोमीटर 3570 किलोमीटर की यात्रा की थी। तो 2 स्टेट जीते, कर्नाटक और तेलंगाना, और उधर राजस्थान मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट हार गए। तो अब की बार ये जो यात्रा करने जा रहे हैं लगभग 6200 किलोमीटर की है। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि इनकी यात्रा का परिणाम क्या होगा। इनकी यात्रा, इस देश के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आदिवासी जनजाति, जिन लोगों को कभी किसी ने पूछा नहीं है, किसके लिए कुछ किया नहीं है, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 24,000 करोड़ से ज्यादा बजटरी प्रोविजन करते हैं। 2023 नवंबर में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया, और जब अर्थ संकल्प पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उस समय उसमें इसका प्रोविजन किया गया। और आज 15 जनवरी को लगभग 540 करोड़ रुपए के डिसबर्समेंट किए गए इन लोगों को घर बना के देने के लिए। और ये लक्ष्य बहुत लंबा है, लगभग 5 लाख घर बना के देने का लक्ष्य है। 4000 करोड़ रुपए के ऊपर इसकी बैटरी, लगभग 2394 करोड़ रुपए का अभी तक का प्रोविजन है, उसमें जो कर दिया गया है निश्चित प्रोविजन इसका। तो जो काम करेगा जनता उसको मानेगी। अगर देश के उपेक्षित लोग, वंचित लोग, आदिवासी जनजाति समाज के लोग, अगर वो, आज आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया में इस समय इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिनके पास सुविधाएं हैं, जो अपने घरों में कपड़े पहन के और हीटर लगा के बैठे, उनसे रहा नहीं जा रहा है। तो वो आदमी जो झोपड़ी में होगा, जिसके सर पे छत नहीं होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, कभी इसकी कल्पना। 65-67 साल तक एक छत्र राज्य किया इस देश में कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन उन्होंने कभी दबे कुचले सताए हुए वंचित लोगों की सुध नहीं ली। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, तो बजाय तारीफ करने के, ये भारत, और सुनिए किसको न्याय दिलाना चाहते हैं, पहले अपने सर वो बात तो करेंगे, लेकिन पहले ठंड की बात कर लें। बंटवारे तुमने किए संजय ठाकुर साहब, पहले कड़ाके की सर्दी, जिसको दिल्ली पंजाब में पाला बोलते हैं, बहुत जबरदस्त पाला पड़ रहा है, उसकी बात कर लें जी। दिल्ली में पिछले 3 दिन से डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बीजेपी के तहत आती है, होम मिनिस्ट्री के, वो 4 जगह पे झुग्गी झोपड़ी का डेमोलिशन कर रही है बिना पुनर्वसन के। आपने कहा ना लोग ठिठुर रहे हैं, तो लोगों को घर से बेघर क्यों कर रहे हो भैया? बिना एक और घर दिए मोदी जी ने खुद अनाउंसमेंट करी थी, इन सिटू रिहेबिलिटेशन होगा। तो डीडीए के ये कौन से अफसर हैं जो मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं? कल तक डेमोलिशन के लिए 4 दिन तक 3000 से ज्यादा लोग घर से बेघर कर दिए गए हैं दिल्ली में। सर डीडीए ने किया है, and DDA is under the Home Ministry. It does not report to the AAP government. संजय ठाकुर साहब, देखिए आप जो बात कर रहे हैं बजाज साहब, उस बात के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि झुग्गी झोपड़ियां जो बनी है जी, उन झुग्गी झोपड़ियों में कितनी, कौन लोग रह रहे हैं, कहां से आए हुए लोग रह रहे हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ना, इसका असेसमेंट कौन करेगा कि किन लोगों से देश को कितना खतरा है, उसमें कौन से लोग आ रहे हैं। आपने बात करी ना सर्दी में ठिठुरने की, आपने सर्दी में ठिठुरने की बात करी, तो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इंफॉर्मेशन है पूरी। अच्छा पूरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट दर्शकों के लिए भी है, ये पूरी बात सुन लीजिए। हमें जो अभी जानकारी मिली, अभी 5 मिनट पहले, जैसे ये आपके साथ बातचीत शुरू हुई है, उसके बाद ये जानकारी मिली। जानकारी ये है कि मंत्री जी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। ये भी आपको बता दूं,
मंत्री जी को बताया नहीं गया था। अभी आप देखेंगे प्रदीप जी 3 या 4 दिन में डीडीए में बहुत सस्पेंशन होने वाली है। बोलिए संजय ठाकुर साहब। नहीं देखिए, वो जो जानकारी आपकी है वो आपको मिली होगी बजाज साहब। असल में तो इस पूरे मामले में अभी तक मेरे पास कोई जानकारी है नहीं। तो जब जानकारी आ जाए तब बता दीजिएगा ना सर, ऐसी क्या बात है? असर से इस मामले में विस्तार से बात करने के लिए मुझे पूरी जानकारी लेनी जी, पड़ेगी दुरुस्त बात। कि क्या स्थिति है और क्या हो रहा है। ईस्ट टू वेस्ट जो यात्रा है, भारत छोड़ो न्याय यात्रा, प्यार और मोहब्बत के दुकान, हर गली हर गांव और शहर, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगार से आजादी, जुमले से आजादी, ये नारा लेकर राहुल गांधी जी चल रहा है, हाईलाइट कर रहे हैं फार्मर्स डबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन आप कंटेन नहीं कर पा रहे। आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ नहीं दोषी बचाओ कार्यक्रम है मोदी जी के। तो ये, और जहां ये अगर कांग्रेस लोगों को इंप्रेस कर पाए, बेरोजगारी से आजादी, प्राइस राइज से आजादी, तो आपको बहुत तकलीफ इसलिए होने वाला है बिकॉज यहां से 230 सीट्स के आसपास 1-to-1 लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी का। और गए बार आपने 95% जीत गया था, 5% कांग्रेस जीत पाए थे। अगर राहुल गांधी यहां पर सफल होते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट, तो यहां आप उसको लाइटली नहीं ले सकते ठाकुर साहब, इसको आप यू कांट टेक इट वेरी लाइटली। राहुल गांधी इज गोइंग विद प्रेसिंग इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, किसान डबल इनकम। ठाकुर साहब देखिए नामयार साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है ना, पहली बात तो ये किसको न्याय दिला रहे हैं और कहां जोड़ रहे हैं। अगर इनको जोड़ना था तो ये यात्रा जाके पाकिस्तान से शुरू करनी होती, जो इन्हीं के पूर्वजों ने भारत तोड़ दिया बंटवारा करके। तो न्याय किसको दिलाने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दौरा कर रहे हैं, इनकी जो यात्रा है, इस यात्रा में 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि एक मेंबर पार्लियामेंट है जो अगली बार इनके पास वो भी नहीं रहने वाला है। माताश्री भी लड़ेंगी तो चुनाव हार जाएंगी। आप कह रहे हैं 1-to-1 लड़ाई में है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस कहीं भी पूरे हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह से लड़ाई में है ही नहीं। राहुल गांधी के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अव्वल दर्जे के झूठे व्यक्तित्व हैं। ये झूठ बोलते हैं। अगर ये बेटी बचाओ बेटियों की इतनी चिंता थी तो अभी अभी सरकार बदली है, राजस्थान को रेप कैपिटल कहा जाने लगा था, और न राहुल गांधी की बहन जी प्रियंका गांधी एक बार भी अशोक गहलोत से उस मामले में कोई प्रश्न नहीं किया, न किसी बहन बेटी की कोई चिंता की। ये चुनावी मौसम में जब बरसात होती है तो बरसाती मेढक की तरह टर टर करने लगते हैं। चुनाव सामने दिख रहा है तो ये बातें कर रहे हैं। ये क्या बातें करेंगे, कहां से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 11 दिन घूम के ये एक सीट बचा पाएंगे क्या। अकेले 80 सीटों में से एक सीट है, वो एक सीट भी बचा पाना इनके लिए मुस्लिम है तो मुश्किल है। तो ये कहां से 1-to-1 की लड़ाई में है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं भी 1-to-1 की लड़ाई में नहीं है। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, जब मन आए तब झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री पे अनर्गल आरोप लगाते हैं। और बहुत बड़े अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था तब इन्फ्लेशन रेट क्या था, तब महंगाई का दर क्या था, और आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब महंगाई की दर कितने पे कंटेन कर दी गई है। ये बातें आप सब भी जानते हैं और देश की जनता भी महसूस कर रही है। संजय ठाकुर जी, राहुल गांधी जी का पहले से आरोप था, जब भी विदेश जाते थे बोले लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, opposition is being attacked and minorities are living under fear and right wing activism on the surge। कल उद्धव ठाकरे जी नार्वेकर जी को एक्सपोज करने वाले हैं। वो पूरे फाइल लेकर कल बैठने वाले हैं कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है, कैसे सिद्धांत खतरे में है और कैसे तानाशाही चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी कल वो जो रिपोर्ट आए थे, जो बार बार उद्धव जी बोल रहे कि पार्टी चोरी किया, बाप को चोरी किया, सिंबल चोरी हो गया, अब सिक्का और स्टैम्प मार के श्री एकनाथ जी को टोटल उन्होंने पार्टी का वारिसी बना दिया। तो ये कल एक्सपोज होने वाला है। आप इसको कैसे देखते हो ठाकुर साहब। ये सर पूरे देश को पता है कोई लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, परिवारवाद की राजनीति जरूर खतरे में है और इन सबकी दुकान बंद हो चली है। इसलिए इन लोगों को बहुत देश की और लोकतंत्र की याद आ रही है। ये किसको एक्सपोज करेंगे। ये खाली पिताजी के नाम का जो है रेम्यूनरेशन लेने वाले हैं। अगर इनको पिताजी की इतनी चिंता थी तो इन्होंने पिताजी की उस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा
जब पिताजी ने ये कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ में जाने की नौबत आएगी उस दिन मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, इस पार्टी को ही बंद कर दूंगा, और उसी कांग्रेस की गोद में जाके ये मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये अपने पिताजी की विरासत की क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अपने पिताजी की किसी भी बात का कोई ध्यान ही नहीं है, ना कोई परवाह है। ये तो सिर्फ पिताजी की बनाई हुई फसल को काट के ये सोचते हैं कि इसी तरह से मेरी परिवारवाद की सियासत चलती रहे और मुझे सब कुछ मिलता रहे। जो खुद एक्सपोज हो चुके हैं वो क्या एक्सपोज करेंगे किसी को? अरे ये तो भगवान भला करे एकनाथ शिंदे जी का कि अभी ठीक से उद्धव ठाकरे जी की इंक्वायरी नहीं करवा रहे हैं कि कोविड काल में कितने घोटाले किए हैं और पिता पुत्र ने मिलकर किस तरह से इनको लूटा है। और हो सकता है आने वाले समय में वो इंक्वायरियां भी हो जाए और इनके चेहरे शुरू तो हो चुकी, इनके 25 बंगले हैं। किरीट सोमैया जी लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, किसी आरोप का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है ये परिवार? लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, और जब अपनी सत्ता खतरे में आ गई तो इनको लोकतंत्र याद आ गया। ये उद्धव ठाकरे जी और उनके संजय राउत, ये लोग जब मुसीबत में आते हैं तब इनको लोकतंत्र और मराठी मानुस याद आ जाता है, और बाद में जब घर खाली कराना होता है, गाली गलौज कराना होता है, तब ये मराठी मानुस को नहीं बख्शते हैं। तो ऐसे दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनके बारे में ज्यादा चिंता मत करिए नाम्बियार साहब। तो मिलिंद देवरा जी आ गए आपके पास, मतलब एकनाथ शिंदे जी के पास? हाँ, मिलिंद देवरा जी आ गए। असल में बजाज साहब, इनको मंथन करना पड़ेगा जी। कांग्रेसियों को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि जो दूसरी पीढ़ी के स्टॉलवर्ड्स थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, चाहे जतिन प्रसाद रहे हो, चाहे आरपीएन सिंह रहे हो, चाहे उधर आप देखिए सचिन पायलट तड़पड़ा रहे हो, किस दिन कहां चले जाएं कोई ठिकाना नहीं। मिलिंद देवरा भी लगातार कह रहे हैं जो स्थिति उद्धव ठाकरे के दरवाजे पे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की थी, वही स्थिति मिलिंद देवरा की राहुल गांधी के दरवाजे पे हो गई थी। आप इंसिडेंट जानते हैं, राहुल गांधी के यहाँ जब बड़े बड़े नेता मिलने जाते हैं तो अपने पीढ़ी को बिस्किट खिला रहे होते हैं और वही बिस्किट अपने नेताओं की तरह बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जब आत्मसम्मान मारा जाएगा तो 55 साल तक कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तब भी कांग्रेस अपने आत्ममंथन नहीं कर सकती है, तो उस कांग्रेस को तो भगवान ही बचा सकता है, दूसरी कोई शख्सियत। ऐसे लोग बसों में बैठ के घूम के हाथ हिलाने वाले लोग देखिए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे जी। कभी दाढ़ी बना लेंगे, कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे। ये नेता है कि छलिया है? ये क्या करना चाहते हैं इनको पता नहीं, मानसिक स्थिति इनकी कैसी है पहले इसका आकलन कर ले कांग्रेस पार्टी, अपनी दादी से ही कुछ सीख लेते जी। ठाकुर साहब, शशि तरूर ने कहा कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड है बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जिस प्रकार से ये इश्यूज बढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिवाइड को किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे? साउथ में उनका कहना है कि बीजेपी तो है ही नहीं, और साउथ में बीजेपी को मानते नहीं है, तो ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनकर उभर के आने वाला है कि साउथ और नॉर्थ का डिवाइड। यहां पर आप इस चीज को कैसे देखें? क्या देश बटेगा इस प्रकार से? नहीं, देश तो बिल्कुल नहीं बटेगा। इस तरह के किसी कुत्सित प्रयास से देश बटने वाला नहीं है। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि आपने इतना अच्छा सवाल पूछ लिया है, कि इस देश की बढ़ती हुई ताकत को देखकर न सिर्फ अपने राष्ट्र के भीतर ही बल्कि राष्ट्र के बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, जो इस देश की अमन शांति को, अमन चैन को खराब करके इस तरह के नए नए नैरेटिव खड़े कर रहे हैं ताकि इस देश में अस्थिरता का माहौल बन सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी विदेशी दौरे, जब हिंदुस्तान सबसे ज्यादा खतरे के वक्त में होता है उस समय पे राहुल गांधी जाके भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन से मुलाकात कर लेते हैं। राहुल गांधी आज तक नहीं बताते हैं कि चाइना के साथ उनका कौन सा एग्रीमेंट हुआ। जब डोकलम में हमारी सेनाएं संघर्ष कर रही थी उस समय राहुल गांधी चाइनीज एनवाई से जाके कौन सा गठबंधन कर रहे थे, इसका खुलासा करने के बजाय राहुल गांधी अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तो जब आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो गए, आप 2026 के बाद 27 में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो जाएंगे, तो जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जिनको सुपर कर रहे हैं उनकी भी नजर है भारत देश पे।
और भारत से जिनके सीमाओं पे जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो देश लगातार आपके साथ काम कर ही रहे हैं। और भारत देश का जो सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है उस पार्टी का नेता, उसका मुखिया जाके भारत विरोधी लोगों से लगातार मिल रहा है, चाइना के लोगों से मिल रहा है और पाकिस्तान में अपने दूसरे नेताओं को, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को भेज रहा है, भेज के हर दिन नई नई साजिशें रचने का प्रयास कर रहा है और भारत देश में अपने आप को इनोसेंट बना के घूमने की जो कोशिश कर रहा है, उस तरह के किसी भी हरकत में, इस कुत्सित प्रयास में ये लोग किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने पाएंगे। भारत देश की जनता बहुत जागरूक है। लेकिन संजय ठाकुर साहब एक चीज तो बताएं, सशक्त सरकार है, एक चीज तो बताएं, क्या ये ठीक है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं का या अन्य नेताओं का ये कहना नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ वर्सेस साउथ का क्या मतलब हुआ? मेरी तो समझ में नहीं आया क्या मतलब हुआ है कि 5 राज्य जो है विंध्याचल के दक्षिण में, वहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो हैं, ऐसी बात तो नहीं। कर्नाटका से बहुत है, तेलंगाना से बहुत हैं, आपके जनाब आंध्र प्रदेश से भी हैं, और तो और छोड़िए तमिलनाडु से भी 2 हैं, केरल से नहीं है, मानता हूं केरल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई है। तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुझे समझ में नहीं आया, आप समझाएंगे जरा संजय ठाकुर साहब? देखिए बजाज साहब, पहली चीज मैं खुशी के साथ ये बताना चाह रहा हूं कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो इनका एजेंडा है ये कामयाब इसलिए नहीं होगा कि हम जिस सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिस प्रभु आराध्य भगवान श्री राम की बात करते हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि जो कार सेवा हुई थी उस कार सेवा में साउथ इंडिया के कितने ज्यादा लोग शामिल थे और कितने लोगों ने कितना प्रतिसाद दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज ये भूल जाते हैं कि भगवान राम का रामेश्वरम कनेक्शन ही सीधा साउदर्न स्टेट से है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये नॉर्थ साउथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एकदम से काबिज हो चुकी है, इनके लिए कोई स्थान बचा नहीं है। ये जानबूझ के इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट करा के ये इस तरह से लड़ा देते हैं, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाए और साउथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम से, अपने कार्यकर्ताओं की मदद से और अपनी पॉलिसी से जो इनरोड्स बना दिए हैं, वो इनरोड्स पे इनको भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत कामयाब होती नजर आ रही है। अभी केरल का जिक्र किया आपने, आने वाले समय में केरल में भी, तेलंगाना में भी हमारी बहुत साइजेबल स्थिति होगी और कर्नाटक तो आप देख लीजिएगा, फिर से पूरी तरह से पार्लियामेंट के चुनाव में कर्नाटक पूरी तरह से हमारे साथ आ जाएगा और आपको जो तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। ये लोग, इनके दिन खराब हो गए हैं, ये जिस तरह से सनातन परंपरा। I have heard very good reports from Kerala. संजय ठाकुर साहब, I am saying so very very openly, मैं बड़े खुलेआम बोल रहा हूँ कि केरला से भी भारतीय जनता पार्टी की, प्रदीप जी शायद उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन केरला में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी अच्छी है। आरएसएस तो वहां पे पता नहीं कितने पिछले 60-70 साल से काम कर ही रही है, but I think this time probably you will get at least 1 Lok Sabha seat from Kerala, 1 or 2 maybe, and if you get 2 that will be a miracle, that will be fantastic by the way। but चलते चलते कोई खुशी की खबर भी बात कर लेते हैं, अच्छी खबर भी। 50 देशों में त्योहार की तरह मनाया जाएगा जनवरी 22। 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मॉरिशस में तो छुट्टी दे दी गई है, और तो और छोड़िए, इंडोनेशिया में भी, इंडोनेशिया द मुस्लिम कंट्री, वहां पर भी जनवरी 22 के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा गया है। थाईलैंड में जितने भी मंदिर है वहां पर घंटियां बजेगी मुहूर्त के टाइम पे। सर क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? मैं तो बड़ा खुश हूं, आप खुश हैं कि नहीं? कितनी अद्भुत बात है बजाज साहब, इसमें एक जानकारी ऐड करना चाहता हूं आपको जी। आज जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हमारा इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उसके पहले आप इंडोनेशिया की बात करें, आप जानते हैं इंडोनेशिया में भगवान राम का कितना बृहद और कितना सुंदर मंदिर है। जी है। अच्छा, एक बात और, मॉरिशस की बात की आपने, आपको जानकर खुशी होगी, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस देश के और महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहता हूँ, मॉरिशस का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, ऑफिशियल राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस है। और दुनिया के 50 देश दिवाली की तरह मनाएंगे, ये खुशी आपने ही दे दी। इसके अलावा आपने बताया कि बहुत सारे दूसरे सेक्ट और मत मजहब के लोग भी बहुत शानदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं और उन पे डिक्टेशन आ गया है उनका कि नहीं इसको खुशी से मनाया जाए। अरे सर, अभी तो खबर यह आई है कि सूरीनाम में सुंदरकांड का स्पेशल पार्ट होने वाला है 22 जनवरी को सूरीनाम में, ये भी बता दूं। और थाईलैंड में तो अयोध्या है ही,
अयोध्या करके एक जगह है, अयोध्या, और वहां के राजा का नाम ही राम है। राम 1, राम 2, राम 3, वो पास होता जनरेशन से। थाईलैंड के जो राजा है उसी का नाम राम है, और अयोध्या में रहते हैं वो। जी नामबियार साहब जी, यही तो कह रहा हूँ। ये बात कोई राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाता, या वो जानबूझ के कन्वीनियंटली समझना नहीं चाहते हैं, या उनका एजेंडा कुछ और है, दूसरे देशों से मिलकर कुछ और कराना चाहते हैं, कोई कन्वर्जन बढ़ाना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी बताएं देश को, जब दुनिया के 50 देश मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश का विरोधी पक्ष फड़फड़ा रहा है। वो कह देता है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाएंगे। इससे ज्यादा दुर्दैव की बात। लेकिन वो तो कहते हैं कि साहब वो क्योंकि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया पूरा फंक्शन जो है, इसलिए वो कहते हैं कि साहब हम लोग वहां पर क्यों जाएं, हम अपने वक्त से जाएंगे। श्री राम हमारे दिल में है, कण कण में है, रोम रोम में है, हर जर्रे में है, हर जगह पर है, हर चीज में है। हम तो राम भक्त हैं बहुत पहले से। जहां तक आपका सवाल है, आप तो अभी राम भक्त बने, ऐसा उनका कहना है। ये जो मौसमी जनेऊधारी है ना बजाज साहब जी, ये मौसमी जनेऊधारी है ना, ये जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी अच्छी बातें होती है कि हम उसको उल जलूल भी नहीं कह सकते। लेकिन संजय ठाकुर साहब, मैं तो अपने आप को राम भक्त मानता हूं बचपन से ही। हम लोग पूरी फैमिली वैसे शिव भक्त है, सिख भी है साथ में, लेकिन हम भी राम भक्त हैं। लेकिन मैं जनेऊधारी नहीं हूं भाई, सबके सामने बोल रहा हूं। और ना ही आपकी तरह उच्च कोटि का ब्राह्मण हूं, और ना ही नामबियार साहब की तरह। तो दो ब्राह्मणों के बीच में एक मिलेच पड़ गया है, लेकिन फिर भी श्री राम का भक्त है। जी बताएं। देखिए कैसा है ना बजाज साहब, मैं जानता हूँ आप मुझे ब्राह्मण क्यों कहते हैं, आप जानते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे ब्राह्मण। अरे आप महाब्राह्मण है, मैं जान के बोलता हूँ आपको, आप महाब्राह्मण है। आप सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि स्वयं तुलसी बाबा ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपने छल को राहुल गांधी जी देश की जनता से छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के से तो नहीं छुपा सकते कि मन में छल है। वही एक खतरा है, वही कांग्रेस बोल रही है। चलते चलते आपको सुनाता चलूं, वो कहते हैं बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं साहब आप। राम लला की पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, अगर तो आपने बहुत अच्छा काम किया है तो श्री राम बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ गलत काम हुआ है तो मई 2024 के नतीजे जो हैं वो बिल्कुल ही अलग होंगे, ये याद रख लीजिए सर। डरने की जरूरत उनको है बजाज साहब, क्योंकि उनके रोम रोम में कण कण में गंदगी है। उनकी सोच गंदी है, देश के प्रति उनकी सोच गंदी है, और देश के साथ जब से ये आए हैं तब से तो गंदगी की हद पार कर दी है। चलिए सर, भगवान राम के आयोजन में भी इस तरह की बात कर सकते हैं, कैसे संभव? चलिए सर, जय सिया राम, थैंक यू वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू। जय सिया राम। आप तो ऑफिस आने वाले थे, नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऑफिस है सर, ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा आपको आके। नहीं बिल्कुल आएंगे सर। नमस्कार सर, नमस्कार, जय सिया राम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। तो प्रदीप जी, Yes, the BJP is very confident. Absolutely. तो बीजेपी की 400 सीट पक्की। But I mean, report card देख के I don't think that he has much to worry about. I mean, I think looking at the India alliance, he doesn't have much to worry about. You look at what the BSP has done. BSP says we're going to fight alone. That's it. Good morning. So I mean, it's going to be tough. Whatever you say. She has the winds of change. Nobody sees it except Sharad Pawar. He says the winds of change have come. Yeah, maybe the winds of change have come for him. Maybe Mr. Sharad Pawar is actually thinking very seriously of joining the BJP. Now, all I'm saying is, Behan Mayawati ji has 13.6% votes in UP, even though she didn't win too many seats. But that 13.6% vote of hers is intact within Uttar Pradesh. मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, देश में तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन 13.5% सिर्फ उत्तर प्रदेश में है सर। देश में 4% वोट्स आर नॉट लेस। It's huge. 4 वोट्स इन स्पेशली एरियाज लाइक विदर्भ, मध्य प्रदेश, ऐसी 2-3 जगह है, और वहां पर जहां इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो सामने कांग्रेस को हारना ही है। प्रदीप जी, जहां बीएसपी का कैंडिडेट खड़ा हो गया वहां कांग्रेस हारी। That's it. And the BJP gains. And the BJP gains, certainly. तो बहन मायावती जी ने नंबर 1, देखिए साहब सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया अलायंस ने उनको न्योता तक नहीं दिया, आमंत्रित तक नहीं किया, उनको निमंत्रण तक नहीं भेजा।
असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM वाले, वो तो बहुत देर से बोल रहे हैं भाई हमें बुलाइए तो सही, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो अछूत हैं भाई इनके लिए। तो देखिए साहब, द इंडिया अलायंस has already aborted itself even before it has been born. Let's be very clear. I don't think the India alliance is a very workable proposition. It would have been a workable proposition if the proposition had come about 2 years ago, and 1.5 years ago they actually started working on seat sharing, philosophy, alternate model of governance. Do you know what is the alternative model of governance of the India Nothing. alliance? I don't know. They don't. What is the alternate economic model? आप भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं उससे आपकी नीतियां अलग कैसे, जरा बता दीजिए। सिर्फ एंटी अडानी बस, तो अडानी जी की जगह पर आपका कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। एंड बाय द वे, जस्ट डे बिफोर यस्टरडे प्रदीप जी, और वाज इट यस्टरडे, आई थिंक इट वाज डे बिफोर यस्टरडे, सैटरडे, अडानी जी की कोई 2.5 घंटे की मीटिंग हुई है रेवंत रेड्डी साहब के साथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। So he's a businessman. Revant Reddy, in fact, Baghel was totally involved. The Yes. Rajasthan former chief minister was totally involved. With Mr. Adani. Sharad Pawar ji, just 15 days before Baramati mein, he had an institute open financed by Adani. And various farmer schemes and programs. And Sharad Pawar sahab went to Gujarat. Yes. For the inauguration of a new Adani project. Exactly, sir. तो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है और बाकी इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं उनका सवाल है, तो व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव मॉडल? आपका विकल्प क्या है? देश के सामने आप क्या विकल्प रख रहे हैं? आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव। मतलब क्या करेंगे आप लोग? Even though Mr. Milind Deora may have said whatever he may have said, he may have said it in jest, he may have said it as a joke. उनका ये कहना है कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस की भी तारीफ कर दें तो कांग्रेस ही खड़े होकर बोलेंगे आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि मोदी गलत है हर चीज में। सर, मिलिंद देवरा का जो आपने कहा कि दिस इज द इम्पेशेंट जो माइंडसेट ऑफ एवरी यूथ ऑफ टुडे, ही वांट्स इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स। नो, ही कांट वेट। Now it could be on any issues, it could be upon the government, the way the government functions. If he is not seeing results immediately, the mindset of the youth is to immediately switch. And probably if Rahul Gandhi can work on that, but as you said, for that you need something. Some people are leaving Congress and going. People are not joining the Congress. प्रदीप जी, So yes, they have plans होना चाहिए आपके पास। प्रदीप जी 10 साल तक they have remained out of power. Yes. और अब लग रहा है मिलिंद देवरा को ये तो पक्का हो गया कि इस बार भी MP नहीं बनेंगे क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगा। Yes. अरे तो खड़े नहीं होगे चुनाव में तो कहां से जीतोगे? इंडिपेंडेंट तो जीत नहीं पाओगे। Last time he lost even in spite of Mukesh Ambani coming endorsing him. Yes, endorsing him publicly. Yes. तो मेरा ये कहना है कि अभी what does he do? He's lost 2 elections, 2 consecutive elections, 2014 and 2019. Well, anyway, we'll talk about that tomorrow. कल इस विषय के बारे में और बात करेंगे।